हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 22 दिसंबर 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल रहेगा अ लार्जर सर्किल ऑफ डिप्लोमेसी, जिसमें हम बात करेंगे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में इंडिया के रिलेशन को हम और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और डिफरेंट पॉइंट्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा पॉइंट रहेगा नॉटी आंसर। अभी जो शादी की जो लीगल एज है लड़कियों के लिए, उसको 18 से 21 साल करने की बात जो चल रही है, तो इस मुद्दे पर क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पर इस आर्टिकल के थ्रू। और एक आर्टिकल और है इधर नीचे, आप देखोगे रॉन्ग ऑन राइट्स। तो इन दोनों आर्टिकल्स को कंबाइन करके देखेंगे, ठीक है। और फिर लास्ट में एक आर्टिकल और देखने वाले हैं हम, वो रहेगा लाइट्स कैमरा यूएई। इसमें हम जानेंगे कि अभी यूएई की गवर्नमेंट के द्वारा जो सेंसरशिप है फिल्मों पे जो लगाई जाती है, उसको बंद कर दिया गया है। तो उसके पीछे वजह क्या है, क्यों ऐसा किया जा रहा है, और बाकी वर्ल्ड कम्युनिटी के लिए ये क्या मैसेज है, जानेंगे इस मुद्दे को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिटेल में डिस्कशन। तो फर्स्ट आर्टिकल है लार्जर सर्किल ऑफ डिप्लोमेसी। आर्टिकल को लिखा है M.K. भद्र कुमार जी ने। ये फॉर्मर डिप्लोमेट रह चुके हैं, मतलब फॉर्मर डिप्लोमेट हैं। तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ 5 आपको नाम पता ही है, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं। पांचों कंट्रीज़ के लीडर्स को एज ए चीफ गेस्ट इनवाइट किया जा रहा है जनवरी 26, मतलब 2022 में जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा उसमें। इसके पीछे सबसे बड़ा मुद्दा है वो है अफ़गानिस्तान में जो अभी तालिबान का टेक ओवर हुआ है, और इसकी वजह से जो सेंट्रल एशियन रीजन है वहाँ पर सारी वर्ल्ड की इम्पोर्टेंट पावर्स का फोकस करना। जियोपॉलिटिकल एरिना में अब ये सेंटर फोकस पे आ चुका है सेंट्रल एशिया। देखो, अगर हम देखें आज की परिस्थितियाँ, चाहे रशिया हो, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे चाइना हो, या फिर इंडिया हो, या पाकिस्तान हो, या फिर जो भी और दूसरे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं, सब लोग अभी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा फोकस में है कि ये जो ग्रेट गेम हुआ करता था कोई ज़माने में, सेंट्रल एशियन रीजन इंक्लूडिंग अफगानिस्तान, जहाँ पर रशियन एम्पायर और ग्रेट ब्रिटेन एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में कंपटीशन रहता था, वो फिर से एक सेंटर स्टेज पे आ चुका है। और डिमांड है कि कैसे भी करके इस रीजन में एक पकड़ बनाई जाए, जिसका एक तो असर है कि काबुल में जो तालिबान का टेक ओवर है उसका असर तो सीधा सेंट्रल एशिया से हो गई, ठीक है। दूसरी तरफ यहाँ पर मटीरियल गेन भी बहुत है। वो कैसे? क्योंकि इस एरिया में जो मिनरल्स की अगर बात करें तो मिनरल वेल्थ की अगर बात की जाए तो बहुत ज़्यादा है, जो कि अनटैप्ड है, अभी तक यूज़ नहीं की गई है। तो इस केस में ये एरिया, जिसमें अफगानिस्तान भी आप इंक्लूड कर लो और पांचों सेंट्रल एशियन कंट्रीज़, इनकी बात भी कर लो, तो इन पर बहुत ज़्यादा फोकस अभी किया जा रहा है। और इंडिया भी उसी दिशा में आगे बढ़ने में बिल्कुल कमी नहीं छोड़ रहा है। तो ऐसे में अगर काबुल में कोई भी इन्फ्लुएंस अगर आपको डालना है, तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में आपकी पकड़ हो, ये प्री रिक्विज़ाइट है, ये पहली आपको कंडीशन है जो फुलफ़िल करनी होगी। तो ऐसे में जो जियोपॉलिटिकल राइवलरी है उसका जो लोकस है वो तो देखो एशिया में आ ही चुका है, इसमें तो कोई डाउट भी नहीं है। कारण कि इस तरफ आप देख सकते हो रशिया, दूसरी तरफ आप देख सकते हो चाइना, तीसरा इंडिया, और फिर बाद में एक हॉलिस्टिक टर्म दैट इज़ इंडो पैसिफिक। तो ऐसे करके यहाँ पर जो रोल है अलग अलग स्टेक होल्डर्स का या बड़े जो पावर्स हैं उनका, यहाँ पर अपने आप में एक अलग ही रूप लेता चला जा रहा है, ठीक है ना। और वेस्ट भी अभी यहाँ पर बिल्कुल भी एक मौका भी नहीं छोड़ रहा है कि कैसे भी करके अपनी पकड़ बनाए। देखो, पुराने ज़माने में जो सिल्क रूट हुआ करता था, जो कि लैंड रूट से भी हुआ करता था और ओशियनिक रूट से भी होता था, जिसमें आप देख सकते हो सीरिया, इराक, यहाँ से लेकर अफगानिस्तान तक की लिंकिंग, ठीक है, जिसको बोला जाता है किलिंग फील्ड्स। क्योंकि जो ट्रेडर्स थे वो इधर अफगानिस्तान, सीरिया, इराक इधर से हुए निकलते थे ना, तो कई बार क्या होता था कि वहाँ के जो ट्राइबल्स थे वो अटैक करके उनको मार दिया करते, तो किलिंग फील्ड इसलिए बोल दिया जाता था, ठीक है। या फिर आप देख सकते हो यहाँ पर स्टेपीज़ हैं, जो भी आप देख सकते हो टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज, स्टेपीज़, वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्रेवलेंट है। क्योंकि स्टेपीज़ वाले एरिया में गेहूं की खेती अच्छी होती है, और आपको पता है गेहूं वर्ल्ड में कंज्यूम होने वाली सबसे ज़्यादा जो कंज्यूम होने वाली कुछ क्रॉप्स हैं उनमें से एक है, ठीक है ना। इसके अलावा पामीर एरिया, बहुत ज़्यादा रेजिड टोपोग्राफी है वहाँ पर, ठीक है। इससे चाइना और इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक जो एक एक्सेसिबिलिटी होती थी वो, तो बोलो पुराना जो सिचुएशन था उसको एक रिवाइवल देने का स्कोप अभी तैयार हो चुका है। तो यूरेशियन रीजन
जिसमें रशिया और नेटो, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रंटेशन की थी कोल्ड वॉर के टाइम पे, ग्रेट वॉर तो हमने ऑलरेडी देख ही लिया जिसमें ब्रिटिश एम्पायर और रशियन एम्पायर के बीच में कंपटीशन था, फिर नेटो और रशिया के बीच में कंपटीशन, ठीक है। और अब इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी जो नई तरीके से निकल के आई है, जिसको पहले एशिया पैसिफिक के नाम से जाना जाता था। अब ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, इसमें देखो चाइना, रशिया, इनका रोल तो है ही। अब इसके साथ साथ में वेस्टर्न कंट्रीज़ का रोल भी आपको पता है, बिल्कुल क्लियर निकलता आ रहा है। तो ऐसे में इंडिया ने भी अपनी तरफ से इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ ने अपनी रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए एक जो अपनी एक कह सकते हैं ना कि मरणासन बैठी हुई जो एक सेगमेंट थी, जिसमें कि हम देखते हैं सेगमेंट है जिसमें हम नॉन अलाइंड माइंडसेट के साथ चल रहे थे कि हमें किसी को फेवर नहीं करना, किसी के अगेंस्ट में नहीं जाना। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, उनके साथ हम इक्वल रिलेशंस रखेंगे। पर अभी हमें ज़रूरत है कि कैसे भी करके लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को हमें ध्यान में रखना होगा, और इसके लिए ब्रिक्स और एससीओ इन दोनों की मेंबरशिप हमारी बहुत हेल्प कर सकती है। कैसे? देखो, ब्रिक्स में आपको पता है रशिया और चाइना दोनों आते हैं। इसके अलावा एक ग्रुपिंग और है जिसका नाम है RIC। अभी आपने देखा कि व्लादिमीर पुतिन जैसे ही इंडिया के विजिट पे आए, तो उनकी विजिट में एक इंपॉर्टेंट चीज निकल के आ रही थी कि इंडिया रशिया के थ्रू चाइना से अपने रिलेशंस जो हैं वो सेटल करना चाहता है। और एग्जैक्टली चाइना भी यही करना चाहता है, क्योंकि दोनों कंट्रीज अगर एक दूसरे के आमने सामने खड़े रहते हैं, इंडिया और चाइना, तो उससे नुकसान ज़्यादा है बजाय के फ़ायदा, ठीक है। तो ऐसे में इंडिया चाइना रिलेशंस को या स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन को रिजम्पशन करने में ये दोनों ग्रुपिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। इसके अलावा एससीओ में आपको पता है कि तुर्कमेनिस्तान को छोड़ दो, केवल बाकी चारों के चारों सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो मेंबर हैं एससीओ के। तो इस केस में एससीओ की रेलेवेंस भी है, वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके आगे ये जो इनविटेशन दिया गया है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के जो लीडर्स को, तो ये कोई स्टैंड अलोन इवेंट नहीं है कि हाँ जी एक्सक्लूसिव कोई अलग से ही कोई एफर्ट लगाए जा रहे हैं इंडिया के द्वारा, ऐसा नहीं है। इससे पहले आपको पता है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की अभी रिसेंट विजिट हुई है, तो उसमें भी 1-to-1 टॉक्स में सीधी सी बात हुई है कि कैसे भी करके हमें एंगेजमेंट्स को राइज करना है, ठीक है। एक तरफ ये, दूसरा मैंने आपको कल एक एंगल और बताया था जिसमें रशिया है वो भी इस चीज़ को लेकर के कंसर्न है कि सेंट्रल एशियन रीजन में चाइना की जो डोमिनेंस हो रही है लगातार, तो उसको काउंटर करने के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक ऐसा स्टेक होल्डर हो जिस पर रशिया रिलाय भी कर सके और रशिया को धोखा भी ना मिले और चाइना को काउंटर भी किया जा सके। तो वो एक इंडिया से बेटर कोई ऑप्शन है नहीं, ये चीज़ हमने कल देख ही ली थी। तो ऐसे में रशिया के जो प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, उनके साथ में निकोलाई पात्रुशेव, ठीक है, ये रशिया के सिक्योरिटी जार हैं। देखो, जार डायनेस्टी चल रही थी वहाँ पर, उसी तरीके से सिक्योरिटी जार हैं। तो उन्होंने बातचीत भी की। जब आप देख सकते हो सिक्योरिटी जार का मतलब आप समझ गए, जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, जिसमें अजीत डोभाल जी ने जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी, ठीक है ना। तो उस टाइम पर देखो रीजनल सिक्योरिटी को लेकर के बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। और कल भी हमने देखा था कि दोनों कंट्रीज़, मतलब दोनों पार्टीज, कौन सी, एक तरफ इंडिया और दूसरी तरफ 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इन्होंने मिलकर के जो जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज किया, इसमें क्या था कि अफगानिस्तान की लैंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़, ड्रग ट्रैफिकिंग इनके लिए यूज़ नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस के एड देने के लिए बात की है कि कैसे भी करके ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी जा सके। इसके अलावा ये भी कहा गया कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए कोई सेफ हेवन ना बन जाए अफगानिस्तान। तो इन मुद्दों पर क्या आ गया, रीजनल सिक्योरिटी। तो इसी चीज़ को लेकर के अभी हमारे पास में और ज़्यादा स्कोप बनता है दूसरे जो स्टेक होल्डर्स है, फॉर एग्जांपल चाइना, उसके साथ में थोड़ी शांति स्थापित करने के लिए। अब देखो, जो हमारे ट्रेडिशनल रिलेशंस रह रहे हैं रशिया के साथ में, तो उसमें देखो सीधी सी बात है कि रीजनल स्ट्रेटेजी तो हमारी है ही कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ हम एंगेज करना चाहते हैं। अब सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में रशिया का जो एंगल है वो आपको पता है ही कि रशिया से पहले यूएसएसआर हुआ करता था। अब यूएसएसआर में ही ये जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ थे उसका पार्ट हुआ करते थे। तो ऐसे में रशिया का इन्फ्लुएंस यहाँ पर है अभी भी। इसके अलावा हमारी जो टेंशन चल रही है चाइना के साथ में, उसको भी थोड़ा सा शांत करना ज़रूरी है।
क्योंकि आज की परिस्थिति देखें तो सेंट्रल एशिया की बात कर लो या अफगानिस्तान की बात कर लो, ये लैंडलॉक एरिया है। अब इस लैंडलॉक एरिया को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हमारे पास में एशिया में दो ही ऑप्शन बचते हैं, एक तो रशिया और एक चाइना। अब इन दोनों को हम इग्नोर करके फिर कैसे हम यहाँ पर एंटर हो सकते हैं? अब रशिया के साथ हमारी रिलेशनशिप अच्छी हो भी जाए तो वहाँ पर चाइनीज़ जो इन्फ्लुएंस है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में, उसको हम इग्नोर भी नहीं कर सकते। तो उस केस में अगर हम वाकई में सिक्योरिटी एजेंडा को लेकर के आगे चलना चाहते हैं तो इसमें जो फर्स्ट सर्कल ड्रॉ होगा उसमें रशिया और चाइना का रोल हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे, या फिर हमें नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में इंडिया का देखो, वैसे तो हमें पता ही है कि डायरेक्ट कोई लिंक तो है नहीं सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में, तो इन दो बड़ी पावर्स रशिया और चाइना के साथ कोऑपरेशन करना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। और रीजनल कनेक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा कि आज की परिस्थिति में तो हम सिक्योरिटी को लेकर के चाइना के साथ एंगेज करेंगे, पर दूसरी तरफ धीरे धीरे और भी जो कॉम्प्लेक्स इश्यूज फंसे पड़े हैं, हो सकता है कि उन मुद्दों पर भी हम थोड़ा सा रिजल्ट पे पहुंच पाए। अभी तक तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, विश्वास तो नहीं कर सकते हम, पर पॉसिबिलिटीज़ को भी तो नकार नहीं सकते ना। दूसरा जो तापी है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, ये गैस पाइपलाइन, या आईपीआई, ईरान पाकिस्तान इंडिया गैस पाइपलाइन, अब इसमें आप देख सकते हो दोनों में पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट है। तो फिर राइटर जो है वो ये बोल रहे हैं कि देखो, रशिया एक नेगोशिएटर, एक गारंटर का काम कर सकता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। दूसरी तरफ इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अगर ठीक होते हैं तो उस चीज़ को लेकर के चाइना भी थोड़ी सुकून की सांस ले पाएगा, क्योंकि सीधी सी बात है, चाइना बहुत बड़े अमाउंट में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है पाकिस्तान में। और अगर पाकिस्तान में इसी तरीके से एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ राइज होती रहती हैं तो पाकिस्तान, इंडिया को तो बर्बाद करने के लिए पाकिस्तान की सॉइल यूज़ हो रही है, नो डाउट, पर उस बर्बादी के लिए जो तैयार किए गए हथियार हैं वो डेफिनेटली वहाँ के लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, जैसे कि आए दिन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ या आए दिन बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तो इंडिया पाकिस्तान टाइज अगर नॉर्मलाइज होते हैं तो उससे चाइना ज़्यादा परेशान नहीं होगा और ये एक विन विन सिचुएशन निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा अगर देखा जाए तो इंडिया ने भी देखो चाबार पोर्ट, आपको पता है कि इसीलिए तैयार किया था कि ईरान से होते हुए अफगानिस्तान से होते हुए हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के साथ में हमारे लिंक इंश्योर कर सके, क्योंकि पाकिस्तान तो देखो हमें एक्सेसिबिलिटी इतनी जल्दी देता नहीं है। तो चाबार पोर्ट के थ्रू हम सेंट्रल एशियन रीजन तक अप्रोच कर सकते हैं और इसके लिए हमें अभी ये जो सारी इक्वेशन जो हमने प्रीवियसली डिस्कस की है, तो बोलो उसमें 600 किलोमीटर का एक रेलवे नेटवर्क है जिसको हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, और वो रेलवे नेटवर्क हेरात के पास में गुरियन करके एरिया है, वहाँ से अफगानिस्तान के ईस्टर्न रीजन से ये रेलवे लाइन जो है वो चलती हुई अफगानिस्तान से और फिर बाद में नॉर्दर्न रीजन से होती हुई और सेंट्रल एशिया में एंटर हो जाएगी। तो बोले इससे बहुत ज़्यादा ट्रेड भी हम इम्प्रूव कर पाएंगे। तो ऐसे में जो रीसेंट रिपोर्ट्स अगर देखें तो बिश्केक का मतलब हो गया किर्गिस्तान की कैपिटल, वहाँ पर चाइना जो है वो उज्बेकिस्तान के रेल ग्रिड के साथ कनेक्ट होना चाह रहा है। अब इसमें आप एक बार मैप देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। अब यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर जो मैप है आप देखो, यहाँ पे ये इधर चाइना है। अब चाइना से उज्बेकिस्तान का सीधा लिंक नहीं है, पर किर्गिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान की लिंकिंग जिस तरीके से बन रही है, एग्जैक्टली बोला हम भी इधर से इंडिया से हमारा लिंक जो है चाबार पोर्ट से होता हुआ अफगानिस्तान से होता हुआ सेंट्रल एशिया में एंटर हो सकते हैं ईजीली। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। और जो अभी हमने बात की थी तापी गैस पाइपलाइन, तो इसमें तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, और आईपीआई की बात करें तो ईरान, पाकिस्तान, इंडिया। ठीक है, तो ये दोनों पाइपलाइन भी हमने यहाँ पर समझी। फिर से चलते हैं न्यूज़ पे। तो ऐसे में किर्गिस्तान से होते हुए उज्बेकिस्तान और उज्बेकिस्तान से होते हुए चाइना की पकड़ पहुंच गई अफगानिस्तान से, क्योंकि उज्बेकिस्तान जो अपनी बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान के साथ में। तो ऐसे में दिल्ली को भी अपनी तरफ से हर एक तरीके से, जैसे सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को हम कन्विंस कर रहे हैं, तो उसमें जो जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशन है उसमें हम पाकिस्तान को भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो इस पर्सपेक्टिव में देखो, जो थर्ड मीटिंग होने वाली है इंडिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, जो हुई अभी रिसेंट,
तो उसमें देखो यही था कि सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ की जो सेंसिटिविटीज़ हैं वो हम समझे और हमारी सेंसिटिविटीज़ को सेंट्रल एशियन कंट्रीज समझे। तो इसके लिए हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने अपनी तरफ से 4 C's फॉर्मूला दिया, जिसमें ये है, इसमें जो मेन फोकस है दैट इज़ रिलेटेड टू कॉमर्स। पहली चीज़ तो कॉमर्स, दूसरी चीज़ हो गई कैपेसिटी एनहेंसमेंट, तीसरी चीज़ हो गई कनेक्टिविटी और चौथी चीज़ हो गई कॉन्टैक्ट। ये चारों चीज़ें, इन 4 पिलर्स पे बेस्ड हमारी जियो इकोनॉमिकल रिलेशनशिप हो सकती है इन कंट्रीज़ के साथ में, और इसी चीज़ पे अभी फोकस करेगी गवर्नमेंट। तो बोला हमारे पास में 26 जनवरी तक आने में अभी बहुत कम टाइम रह गया है, 1 महीना लगभग। तो इस केस में हमें जल्दी से जल्दी इन लीडर्स को पहुंचने से पहले हमारा एक क्लियर विजन हमारे पास में डेवलप होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए देखो जो इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम है, ठीक है ना, जो कि एक ओल्ड यूज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, यहाँ पर हैकनेड का मतलब होता है ओल्ड यूज्ड, बहुत ही पुराना ओवर यूज टूल है, जिससे कि हम सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ एंगेज कर सकते हैं। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है ना, जिसमें आप देख सकते हो जयशंकर जी ने इसकी बात 19 दिसंबर को जो अभी रिसेंट जो मीटिंग हुई है, जिसमें एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर आए हैं 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज के, तो उनसे बातचीत हुई है। तो ऐसे में ट्रांजिट की बात करो, ट्रांसपोर्ट की बात करो, लॉजिस्टिक नेटवर्क्स की बात करो, रीजनल और इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर्स की बात करो, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और जॉब क्रिएशन की बात करो। बोला इन सारी चीज़ों के लिए हम पहले से तैयार रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि फिर इन सेंट्रल एशियन कंट्रीज के लिए इंडिया की जो स्ट्रेटेजी है वो जब क्लियर होगी ना, तो एंगेजमेंट्स में इशू नहीं आते। तो ऐसे में हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं खुद को जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उनके साथ में। अब यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, उसके बारे में देखो मैंने टेलीग्राम चैनल पे पूरी डिटेल अभी शेयर की है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमारा एक कनेक्टिविटी का एक चैनल और क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है भाई। कल को ने गलती से भी अगर किसी ने हैक कर लिया चैनल, तो आपकी पढ़ाई रुक गई। और दूसरी तरफ अगर हमारे पास में दूसरा ऑप्शन रहता है, तो उस केस में क्या रहेगा, हमारी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। तो अगर कहीं पे भी कोई भी अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांस क्रिएट होती है, तो हम उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे थोड़ा सा, कि इंडिया जो है वो सेंट्रल एशिया के साथ में तो एंगेज कर ही रहा है, बट जो रिलेशनशिप हमारी चाइना के साथ अभी बिगड़ी हुई है, तो उसको भी इंडिया अपनी जो कहते हैं ना कि जल्दबाजी में और ज़्यादा बिगाड़ना नहीं चाहता। और इसका एग्जाम्पल है G7 की मीटिंग हुई लिवरपूल में, तो उसमें चाइना और रशिया को लेकर के G7 कंट्रीज ने बहुत कुछ स्टेटमेंट दिए, पर इंडिया ने अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। और कोड मेंबर्स में से इंडिया इकलौता एक ऐसा कंट्री है जिसने वहां पर मतलब एक तरीके से अपनी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया कि जी हम चाइना और रशिया के ऊपर अभी ओपन स्टेटमेंट नहीं देंगे। इसका मतलब सीधी सी बात है कि रशिया और चाइना के साथ में हमारी एंगेजमेंट जो है वो अलग है। तो बात क्या आ जाती है कि देखो ज़माना जा चुका है जब नॉन अलाइंड मूवमेंट की ऊपर हम डिपेंडेंट थे, अभी हमें इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर जाने की ज़रूरत है। अब यहाँ पर राइटर जो बोल रहे हैं वो तो फिर से बोल रहे हैं कि हमें नॉन अलाइंड स्ट्रेटजी पर एंकर करने की ज़रूरत है। मैंने ज़माना जाता हुआ बोल दिया, उसको करेक्ट कर लेना आप, कि नॉन अलाइंड मूवमेंट पर हमें ध्यान देने की ज़रूरत है और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी हमें बनानी चाहिए। वैसे देखा जाए ना तो हमारी कुछ स्ट्रेटजीज ऐसी ही है, पर जब मुद्दा आ जाता है कि हमारी बॉर्डर्स में ही कोई इशू आ जाए, अब जैसे चाइना के साथ में हम अच्छे से रिलेशन क्यों नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर डिस्प्यूट है। अब इंडिया एक चीज बोलता है कि भाई आप एक तरफ तो बॉर्डर डिस्प्यूट को कंटिन्यू करते हो, दूसरी तरफ ट्रेड कंटिन्यू करना चाहते हो। बोले ये पॉसिबल नहीं है, पहले एक चीज सॉर्ट आउट करो आप, है ना। अब कोल्ड वॉर के टाइम पे नॉन अलाइंड क्यों रह पाया इंडिया, इसके पीछे एक छोटी सी चीज है, वो ये कि ना तो यूएसएसआर का सीधा लिंक था, मतलब कोई बॉर्डर डिस्प्यूट या कोई पुरानी कोई ज्यादती दुश्मनी, और दूसरी तरफ यूएसए के साथ में थोड़ी बहुत रहती थी तो वो पाकिस्तान के थ्रू और या फिर और मुद्दों के थ्रू रहती थी। तो ऐसे में हमारा टिल्ट यूएसएसआर की तरफ तो था बेशक, पर फिर भी हम मोर और लेस नॉन अलाइंड थे, है ना। तो अब इसी चीज को फिर से रिवाइवल की बात की जा रही है, पर मुद्दा फिर चाइना से आता है ना, तो फिर बॉर्डर इशू है ना, वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर देता है कि चाइना पे हम कैसे विश्वास कर लें। ठीक है, इसके अलावा आरआईसी फॉर्मेट को फिर से रिवाइवल मिलने के स्कोप दिख रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं आगे तो क्या होता है। फिलहाल जो स्ट्रेटेजी है वो हमने समझी पूरी की पूरी डिटेल में। कल हमने देखी थी कि यूक्रेन में क्या इक्वेशन बन रही है, अब हमने देख ली सेंट्रल एशिया की।
आगे चले। नेक्स्ट जो आर्टिकल है दैट इज नॉटी आंसर। देखो गवर्नमेंट का जो डिसीजन है कि एक लड़की की शादी की जो उम्र है वो लीगली 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी जाए, तो देखो इंटेंशन तो अच्छी है, जिसमें ये है कि एक लेडी जो अपनी मदरहुड के टाइम पे या फिर जो भी चैलेंजेस उनको आते हैं जब प्रेगनेंसी के टाइम पे, या फिर जिसकी वजह से डिलीवरी के टाइम पे जो डेथ हो जाती है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है उसको कंट्रोल करना और न्यूट्रिशनल लेवल को इम्प्रूव करना, बोले ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिन पे फोकस किया गया है। और इसके लिए ध्यान ये दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि क्यों ना हम शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दें, जिससे कि वुमेन एम्पावरमेंट हम इंश्योर कर सकें। पर सवाल ये है कि वुमेन का जो हाल है हमारी समाज में, तो उसके लिए बहुत सी ऐसे इश्यूज हैं जिनको हमें उन ज़्यादा ध्यान में रखने की ज़रूरत है, बजाय कि इस शादी की उम्र को बढ़ाने के। जैसे कि गरीबी, दूसरा औरतों का जो समाज में स्टेटस है वो, तीसरा उनकी जो सेक्सुअल चॉइसेस हैं उनको लेकर के उन पे शक करना, इसके अलावा लड़कियों की जो एजुकेशन में जो एक्सेसिबिलिटी है वो, और इसके अलावा इनकम अपॉर्चुनिटी। बोला इन चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है हमें। अगर ये चीज़ें हम करेक्ट कर लेंगे तो अपने आप ही वुमेन एम्पावरमेंट हो जाएगा, क्योंकि 18 साल की उम्र जो है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सही है कि एक लीगल एज जो है शादी की एक लड़की की 18 साल होनी चाहिए। अब देखो बात यह है कि पिछले 10 से 15 सालों की अगर बात करें, जिनमें कि चाइल्ड मैरिज का जो एक प्रेवलेंस है जिसमें रिडक्शन देखा गया है, तो उसमें जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो तीसरा राउंड था जो कि कंडक्ट हुआ 2005-06 में, चौथा राउंड हुआ जो कि कंडक्ट हुआ 2015-16 में, और पांचवा राउंड है वो कंडक्ट हुआ 2019 से 2021 के बीच में। अगर यहाँ पर चाइल्ड मैरिज की बात की जाए, ठीक है, तो चाइल्ड मैरिज के लिए जो लड़कियां जिनकी उम्र 18 साल से कम है उनकी प्रेवलेंस अगर देखी जाए तो हर 100 लड़कियों में से 47.4% लड़कियों की शादी जो है 18 साल से कम उम्र में हुआ करती थी 2005-06 के डेटा के हिसाब से, जो कि 2015-16 के डेटा से कंपेयर करें तो तब आते आते कितनी हो गई 26.8%। दैट मीन्स शार्प डिक्लाइन देखने को है कि नहीं। इसके पीछे वजह बताई जा रही है एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज जो है वो लड़कियों के लिए वो बहुत बड़ी, इसका ये फायदा हुआ। फिर जब ये चौथा राउंड आया जिसमें 26.8% तक चाइल्ड मैरिज आ गई थी, उसको अगर हम कंपेयर करें पांचवें राउंड के साथ में 2019-21 के डेटा से, तो बोले इंडिया में गर्ल चाइल्ड जिनकी उम्र 18 साल से कम है और उनकी शादियों की प्रेवलेंस देखे 100 लड़कियों में अगर 100 लड़कियों की शादी होती है तो बोले सिर्फ 23 मतलब अभी भी लगभग 23 लड़कियों की शादी 18 साल से कम उम्र में होती है। इसका मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो कि 2015-16 से लेकर के 2019-20 के बीच में जो चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंस है उसमें ज़्यादा कमी नहीं आई है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या आ जाता है कि भाई अगर आप लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ा करके 21 साल कर देते हो तो बोला उनके लिए और ज़्यादा परेशानियां क्रिएट कर दोगे, लीगल बैरियर्स क्रिएट कर दोगे। ठीक है, देखो शादी की उम्र बढ़ने से क्या हो जाता है कि एक तो सबसे बड़ा मुद्दा ये आ जाता है कि बहुत सारी जो ऑलरेडी शादियां हो चुकी हैं आप उनको क्रिमिनलाइज कर दोगे, क्योंकि सीधी सी बात है 18 साल की उम्र में जिनकी शादी हो रही है या 18 साल से पहले जिनकी शादी हो चुकी है, अब आप 21 साल कर दोगे तो उससे उनको प्रॉब्लम तो होगी कि उनकी उम्र जो है वो अभी 18 से कम है। फॉर एग्जांपल पिछले साल ही शादी हुई है 18 साल की उम्र में और अभी जो है उस लड़की की शादी है 19 साल, और अब आप शादी की एज 21 कर दोगे तो ये तो अपने आप में माइनर होगी इस केस में। तो ये प्रॉब्लम जो है कहीं ना कहीं इशू क्रिएट कर सकती है। इसके अलावा कि जिन लड़कियों की एजुकेशन 12 साल या 12 साल से ज़्यादा है, मतलब 12th क्लास की या फिर उससे ज़्यादा तक क्लास स्कूलिंग या एजुकेशन या कॉलेज लाइफ जिनकी कंप्लीट हुई है, उन लड़कियों की शादी में अपने आप ही डिले हो चुका है और उनसे वो डिसीजन मेकिंग भी अच्छे से कर पाती हैं। तो उस केस में क्या है कि हमें लड़कियों की एजुकेशन को इम्प्रूव करना होगा। जो लड़कियां 15 साल या उससे ज़्यादा की हो चुकी हैं गाँव में, ठीक है ना, तो उनको हमें कहीं ना कहीं उनके बारे में हमें सोचना होगा कि वो जो है वो घरों में रहने पे मजबूर है
कारण कि अगर स्कूल उनके आसपास में हो, कॉलेजेस अगर उनके आसपास में हो, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अगर अवेलेबल होगी, तो या फिर हॉस्टल्स में रहने की व्यवस्था अगर उनके लिए होगी, या फिर घर के आसपास में ही कॉलेज अवेलेबल होगी, तो वो डेफिनेटली एजुकेशन को एक्सप्लोर करेंगी। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ज़्यादा फायदा होगा। इसके अलावा लड़कियों की 18 साल से ज़्यादा उम्र में अगर हम शादी करने के लिए बात करें, तो देखो सीधी सी बात है, उन लड़कियों की खुद की जो एक होती है ना कि सेक्सुअल लाइव्स, ठीक है, तो उनको आप हार्म कर दोगे, या फिर उसके लिए उनके लिए और ज़्यादा चैलेंज क्रिएट कर दोगे, जो कि ऑलरेडी उनके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। इसके अलावा यंग वुमेन जो है, उनकी जो सेक्सुअल चॉइस है उसको लेकर के पहले ही फैमिली वाले ऑलरेडी क्वेश्चन राइज करते रहते हैं कि हाँ जी, उनका कोई मान लो फॉर एग्जांपल कोई लव अफेयर है, तो उसको लेकर के भी उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहने को फेस करनी पड़ती है। या फिर जो अपोजिट जेंडर के जो इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके साथ में भी अगर वो बैठना उठना शुरू करे तो उससे भी इशू आने शुरू हो जाते हैं। तो बोला ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज राइज कर देगा। ठीक है, तो देखो लीगल रिफॉर्म्स हैं वो असेंशियल हैं, पर हमें एक पॉलिसी अप्रोच ऐसी रखनी चाहिए जिससे कि एक वुमेन जो है वो पैसिव रेसिपिएंट ना बने। पैसिव का मतलब हो गया कि हाँ जी हमारे लिए कोई कुछ कर दे और हम खड़े रहें। इसके लिए ज़रूरी है कि उनकी वेलबींग इंश्योर हो, ऐसी पॉलिसी फॉर्मुलेट हो जिसमें कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि देखो आज हमारी इंडिया की जो वुमेन है, उनकी एस्पिरेशंस हैं वो लगातार बढ़ रही हैं, पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जो कि उनके अपॉर्चुनिटी, उनके पोटेंशियल को लिमिट करती चली जा रही हैं। तो इस केस में शादी की उम्र अगर 18 से बढ़ाकर के 21 कर दी जाएंगी तो ये चैलेंजेस खत्म नहीं होते हैं। तो लीगल रिफॉर्म्स आप ला रहे हो, ठीक है, पर उसके साथ साथ में आपको सोसाइटी में जो इश्यूज हैं उनको भी टैकल करने की ज़रूरत है। ठीक है ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ और क्रिएट करने की ज़रूरत है। ये डिसाइड हमें करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ जी वो शादी कब करें। हाँ, हम मिनिमम लेवल फिक्स कर रखा ऑलरेडी, बाकी उन पे छोड़ दिया जाए, वो खुद डिसाइड करें कि हाँ जी मेरी एजुकेशन है, मुझे इनकम करनी है, फिर उसके बाद शादी करनी है। तो फिर वो डिसीजन एक शो करेगा कि हाँ वाकई में वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो ये चीज़ बताई जा रही है यहाँ पर एडिटर के द्वारा। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल है रॉन्ग ऑन राइट्स। इस आर्टिकल में भी देखो वही चीज़ चल रही है। शुरुआत में यही बताया जा रहा है शिरीन जिजीबॉय के द्वारा कि जी कैबिनेट ने जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उसको चेंज करने की बात की है और उसमें उम्र 18 साल से बढ़ाकर 21 साल करने की बात है। ठीक है, फिर वही डेटा रिपीट हो रहा है कि चाइल्ड मैरिज में कितना रिडक्शन आया पिछले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के रिकॉर्ड के बेसिस पे। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की अगर बात की जाए तो बोले अभी तक भी जो चाइल्ड मैरिज है उसको क्रिमिनलाइज किए हुए इतने साल हो गए, उसके बावजूद जो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं उसमें जितनी भी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं उसमें आप देख सकते हो मतलब जितनी चाइल्ड मैरिजेज होती हैं उनके कंपैरिजन में बहुत कम रिकॉर्ड है, मतलब FIRC लॉज नहीं हो रही है। इसका मतलब समाज में एक्सेप्टेबिलिटी है जो बाल विवाह है उसके लिए, तो समाज में परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। ठीक है, इसके आगे जो औरतें जिनकी शादी अभी आप देख सकते हो कि अगर 21 साल की उम्र हम फिक्स कर देते हैं तो उनके लिए क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो एक मुद्दा जो एडिशनल है कि जो 18 साल से कम उम्र में जिन लड़कियों की शादी होती है वो बेसिकली बिलोंग किस कम्युनिटी से करती हैं, वो सोशली एक्सक्लूडेड जो कास्ट होती हैं या ट्राइब्स हैं उनमें ज़्यादा मिलती हैं। जो लोग ऑलरेडी एडवांस्ड हैं सोसाइटी में, उन लोगों के बच्चों को तो वैसे ही वो अपने माँ बाप, उनके माँ बाप हैं वो पढ़ने लिखने का पूरा मौका दिया करते हैं। तो ऐसे में मैरी जॉन के नोट्स के हिसाब से अगर देखें, ठीक है ना, तो जो गरीब परिवार हैं उनके बच्चों की अगर शादी की बात करें तो उनके बच्चों में लड़कियों की स्पेसिफिकली, तो जिनकी शादियां 18 साल से कम होती हैं, तो जितनी शादियां इन गरीब परिवारों में होती है ना उनमें 45% तो बच्चों की जो शादी है वो 18 साल की कम उम्र में हो जाती है, 18 साल से भी कम। जब इसका मतलब क्या हो गया कि लगभग और मतलब आप मान के चलो कि हर 5 में से 3 के लगभग, ठीक है, या उससे ज़्यादा लड़कियों का है वो शादियां जल्दी हो जाती है हमारे गरीब परिवारों में। दूसरी तरफ अगर देखो जो वेल्दीएस्ट हाउस होल्ड्स हैं वहाँ पर केवल
कहते हैं ना कि 10% ही ऐसी प्रेवलेंस देखने को मिलती है, यहाँ तो 45% है और यहाँ पर सिर्फ 10% है। इसका मतलब क्या हो गया कि 10 लड़कियों में 10 लड़कियों की अगर शादी होती है पैसे वाले परिवारों में, तो उसमें आप देखोगे कि जो लड़कियां हैं उनकी उम्र 18 से कम हो, ऐसा केवल हर 10 लड़कियों की शादी में से सिर्फ एक ही लड़की ऐसी मिलती है। मतलब 10% ही चाइल्ड मैरिज प्रेवलेंट है अगर देखा जाए वेल्दीएस्ट फैमिली में। इसका मतलब ये चीज़ किस पे डिपेंड कर रही है? गरीबी पे डिपेंड कर रही है कि नहीं? फिर आ जाओ फिर कि प्रेगनेंसी के एक्सपीरियंसेस की बात करें, तो अगर जिसकी एजुकेशन अच्छी है, ठीक है, तो वो लड़कियां या फिर वो औरतें तो अपने आप ही खुद से डिसीजन ऐसे लेंगी कि जिससे कि वो प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना क्रिएट हो, और जब वो सही अप्रोप्रिएट टाइम पे जब कंसीव करे बच्चे को, तो उससे फिर उनकी जो प्रॉब्लम है, हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी कम हो, तो इससे मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट भी उनमें फिर कम मिलती है। तो देखो सवाल है कि अभी की जो परिस्थितियां हैं वो तो ये शो करती हैं कि हमें शादी की उम्र बढ़ाने की बजाय जो और ज़्यादा मुद्दे हैं, हाईलाइटेड मुद्दे हैं या इश्यूज हैं, उनको हमें सॉर्ट आउट करने की ज़रूरत है। देखो पेंडेमिक के टाइम पे आपको पता है कि कितने बच्चों को मजबूरन स्कूल्स छोड़नी पड़ी है लॉकडाउन के टाइम पे। इसकी वजह से चाइल्ड मैरिज के जो केसेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा बढ़े हैं। तो ऐसे में आप खुद देखो कि जो अभी सिचुएशन है वो कुछ अलग है, जिसमें एक इकोनॉमिक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक जो सोसाइटी में जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड डाउन है उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है। दूसरी तरफ एक औरत का खुद का डिसीजन होना चाहिए रिप्रोडक्टिव अगर सिस्टम की हम बात करें बच्चा पैदा करने की, तो उसके लिए देखो उसका उनका जो 18 साल की उम्र का डिसीजन जो ऑलरेडी लिया हुआ है, तो ये तो ग्लोबली हम अलग अलग कंट्रीज़ के हिसाब से देखें तो वो स्टैंडर्ड चल रहे हैं। तो ऐसे में राइटर लास्ट में जो सजेशन बता रही है वो ये कि उम्र शादी की बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, आपको रिप्रोडक्टिव राइट्स को इंश्योर करना होगा कि हाँ वो वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकें। पढ़ी लिखी एक लड़की होगी तो वो डेफिनेटली सोच समझ करके डिसाइड करेगी कि हाँ मुझे कब कैसे और मेरे बच्चों को आगे बढ़ाना है, या फिर जो भी डिसीजन है वो सोच समझ करके लिया जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए कि जहाँ जहाँ पर भी डिसएडवांटेज फील करती हैं लड़कियाँ, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, तो वहाँ पर उनको इम्प्रूवमेंट मिले। करियर काउंसलिंग होनी चाहिए, जॉब्स एंड स्किल्स प्रोवाइड होनी चाहिए उनके लिए। इसके अलावा उनकी सेफ्टी इश्यूज इंश्योर हो जाएं, फॉर एग्जांपल कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन या जो भी मतलब यूँ मानो कि वर्क प्लेसेस पे जो हारसमेंट है उसको रोकने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कड़े कदम उठाए जाएं, या फिर इन चीज़ों को रोका जाए और उनकी प्रोटेक्शन इंश्योर की जा सके। ठीक है ना? तो जो मैरिज रिलेटेड डिसीजंस है ना, वो देखो अल्टीमेटली औरत खुद ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, एक वुमेन खुद ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो शादी को डिले कराने से आंसर नहीं होगा, आपको और भी स्पेक्ट्रम्स को ध्यान में रखना होगा। तो ये कुछ और एक एडिशनल 2-4 चीज़ें थी वो हमने देख ली है। ठीक है, और ये चीज़ भी बताई जा रही है, बोले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में जो भी डेटा अभी अवेलेबल है, या फिर जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नहीं, अभी ये जो टास्क फोर्स कॉन्स्टिट्यूट की गई थी जया जेटली जी की लीडरशिप में, तो बोलो उन्होंने जो सर्वे किया है वो कुछ एजुकेटेड इंडिविजुअल से ही पूछा है, जैसे यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट्स से। अब यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट से जाकर के पूछोगे तो वो तो डेफिनेटली यही बताएगी ना कि हाँ जी 21 साल की उम्र कर दो शादी के लिए। पर दूसरी तरफ अगर आप गांव में जाकर के बात करो तो पता पड़ेगा ना आपको कि वाकई में क्या सोच चल रही है वहाँ पर, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिसकी वजह से लड़कियों को मतलब बाल विवाह का शिकार होना पड़ रहा है। तो बोले सैंपल सर्वे जो था, या फिर कह सकते हो सैंपल साइज जो था, वो रिप्रेजेंटेटिव नहीं कंसिडर किया जा सकता, जिसके बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि हाँ जी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है वो रिड्यूस करनी है, या न्यूट्रिशनल वैल्यू है औरतों में वो ठीक करनी है। तो बोले एक तो सैंपल सर्वे जो है या फिर सैंपल साइज है वो थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। दूसरी चीज़ सजेशन में जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी बात करी ली कि और क्या करने की ज़रूरत है उम्र बढ़ाने की बजाय। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो लास्ट आर्टिकल है लाइट्स कैमरा यूएई। देखो अभी रिसेंटली हमने एक देखा था कि वीक डेज की बात करें, वर्किंग डेज की बात करें एक हफ्ते में, तो यूएई ने वहाँ पर 4.5 दिन का वर्किंग डे बना दिया है, 4.5 days।
ठीक है। और उसी लाइन में अभी एक नया चेंज और ला दिया है कि जो फिल्मों में सेंसरशिप होती है उसको भी वहाँ पर ख़त्म कर दिया और एक नई कैटेगरी ऐड कर दी 21+, मतलब 21 साल से ज़्यादा उम्र के लोग जो मूवीज़ देख सकते हैं। उसमें क्या होगा कि जैसे कि इंटरनेशनल जो वर्जन होंगे मूवीज़ के वो एज इट इज़ वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे या रिलीज़ कर दी जाएंगी वो मूवीज़। जैसे कि उनमें अगर सीन हो कोई, जैसे किसिंग का हो, न्यूडिटी का हो, होमोसेक्सुअलिटी का हो, तो उसको वो वहाँ पर ओपनली बिना कोई कट के वो वहाँ पर ओपन प्ले कर पाएंगे। ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं यूएई की, जो भी पॉलिसीज है उनमें सॉफ्टनेस लाने के पीछे, जहाँ पर पर्सनल लॉज को भी लिबरेट कर दिया, जैसे कि अनमैरिड कपल है वो साथ में रह सकता है। यूएई ने अभी कुछ सालों के अंदर अंदर ही ये चेंजेस किए हैं। इसके अलावा जो नए लॉन्ग टर्म गोल्डन वीज़ा होल्डर्स हैं बोलो वो लंबे समय तक वहाँ पर रह सकते हैं, इवन वहाँ पर प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं 100% ऑनरशिप के साथ में। इसके अलावा यूएई ने कुछ डिसीजन ऐसे भी लिए हैं जहाँ पर इंडिविजुअल और इन्वेस्टर्स हैं वो अट्रैक्टेड फील करें। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या शो करती है कि वर्ल्ड कम्युनिटी में यूएई इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट कर रहा है या प्रोमोट कर रहा है और एक प्रैक्टिकल अप्रोच अपना रहा है कि वाकई में वो इकोनॉमी को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकता है। आपको ये पता है कि जो गल्फ कंट्रीज हैं उनमें जो मेन डिपेंडेंस है वो ऑयल पे है। ठीक है। अब ऑयल तो एक लिमिट तक है, अब अगर इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है तो आपको अपनी जो भी नेशनल स्ट्रेटजी है उसको ओपन अप करना पड़ेगा। और इसी के लिए 10 साल के लिए एक नेशनल स्ट्रेटजी है जो कि नवंबर में अनवील की है, ओपन की है, या फिर कह सकते हो रिलीज की है यूएई ने, जिसमें यह है कि जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है किसका, क्रिएटिव और कल्चरल इंडस्ट्री का, वो 5% तक राइज किया जाए। और उसी लाइन में ये कदम उठाया गया है कि मूवीज़ में जो सेंसरशिप है उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया और एक नई कैटेगरी ऐड कर दी +21। तो यूएई का जो अनाउंसमेंट है ये देखो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लिबरलाइज करने की तरफ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है। सऊदी अरब जैसे कंट्रीज़ को यहाँ से बहुत इन्फ्लुएंस मिलता है। और वैसे भी आप देखो सऊदी अरब ने भी फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो है वो जेडा में इस साल ऑर्गेनाइज करवाया। ठीक है। इसके अलावा आप देख सकते हो कि कायरो फिल्म फेस्टिवल इजिप्ट, ठीक है ना, वो भी अपने आप में इस्लामिक कंट्री है, ये सारे रेडिकल इस्लामिक कंट्री। तो वहाँ पर इस तरीके की चेंजेस आना अपने आप में शो करता है कि हाँ वाकई में कि कितनी ज़्यादा ओपननेस यहाँ पर एक्सेप्ट की जा रही है। जैसे ये जो कायरो फिल्म फेस्टिवल था इसमें एक मूवी शो की गई जिसका नाम है द एटर्नल्स। इसमें 2 गे सुपर हीरोज थे। ठीक है। तो ये जो एटीट्यूड है ना, जहां पर स्टेट के कंट्रोल को रिलीज किया जा रहा है, ढीला छोड़ा जा रहा है और ओपन अप किया जा रहा है, जिससे कि एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है वहाँ की सिनेमा इंडस्ट्री में और वहाँ की इकोनॉमी में, तो बोलो उससे बहुत सारे कंट्रीज बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। तो ये यूएई में जो नए कदम उठाए गए हैं वो हैं। तो इनसे देखो इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई अगर डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो उनका इंडिया पर क्या असर हो सकता है। जबकि आपको पता है रिसेंटली हमारे यहाँ पर तो रेगुलेशंस थोड़ी सी डिफ़िकल्ट की जा रही है। इवन अपील जो है, एपेलेट जो है, वो अपील का जो मुद्दा है वो थोड़ा सा टाइट भी हटा दिया है, एपेलेट ट्रिब्यूनल्स को भी अबॉलिश कर दिया है। तो इस तरीके से देखो बात ऐसी है, जो भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने देख लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।